इस समय पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट से जूझ रहा है और जो 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू है। हालाँकि ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है और सरकार ने बीच में कई बार इसमें कुछ तब्दीलियाँ की, कोई ढील दी है। महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकारें किस तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं, किस तरीके के प्रयास किए गए। हालाँकि अभी आंकड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरी इकोनॉमी जो है रुकी हुई है और तमाम सारी आर्थिक गतिविधियां भी बंद हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि हरियाणा में अभी तक कोविड के जो मरीज हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है। शुरू में काफी कम थी, लेकिन बाद में थोड़ा बढ़ी है, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण में है। उनके 2 जिले रेड जोन में हैं, 18 जिले ऑरेंज में हैं और 2 जिले ग्रीन जोन में हैं। तो इस तरीके से एक तो बीमारी पर अंकुश करने के लिए, महामारी से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और उसका जो प्रतिकूल असर जीवन के ऊपर और आर्थिक गतिविधियों के ऊपर जो पड़ रहा है, इन सारे मसलों पर हम उनसे बात करेंगे और सरकार की क्या रणनीति रही है, आगे कैसी योजना है, आर्थिक गतिविधियों को, आम आदमी के जीवन को पटरी पर लाने के लिए किस तरीके का आगे का प्लान है। तो खट्टर साहब, नमस्कार एक बार फिर से और आपका स्वागत है आउटलुक के साथ इस बातचीत में। और जी एक नमस्कार। मैं आपको जन्मदिन की बधाई दे दूं जो आपका अभी बहुत बीता है 2 साल पहले। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा धन्यवाद। इसी तरीके से डायनेमिक रहे और काम करते रहे और समाज के लिए, अपने राज्य के लिए। तो मैं जी सर, ये जो अभी कोविड महामारी का जो संकट आया है देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, उसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया या सब कुछ एकदम थाम दिया है जिसे हम कहें। और इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा। पूरी दुनिया में करीब 80 देश के करीब ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त। हमारे देश में 25 मार्च से शुरू हुआ और उसको बढ़ाया गया, फिर 14 अप्रैल के बाद, फिर ये 3 मई के बाद बढ़ाया गया। हालांकि बीच बीच में कुछ ढील भी दी गई। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है इसके चलते, एक तो ये जो लड़ाई है वो उसका सामना आपको कैसे करना पड़ा, और क्योंकि आप अपने राज्य के प्रमुख हैं और ये लड़ाई राज्य लड़ रहे हैं जमीन पर भी और लोगों को बचाने के लिए भी, तो उसके लिए आपके हरियाणा की किस तरह की रणनीति रही है। और अभी जो कोविड के जो पेशेंट हैं या जिनको संक्रमण हुआ है कोरोना वायरस का, उन लोगों की जो संख्या है उसकी क्या स्थिति है हरियाणा में? आ, देखिए अरविंद जी, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ी हमको। जी पहले तो 4 मार्च को हमारा सेशन चल रहा था। उस दिन वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में 14 इटालियंस जी एकदम जब आए पॉजिटिव होकर के, उस दिन ये शुरुआत हुई। और संयोग ऐसा था कि वो हमारा जो सेशन था वो बजट का सेशन चल रहा था। और बजट जी सेशन में तो सब कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई गई थी भी अगले वर्ष में हमको क्या क्या करना है। कोई उस समय तो जी कोरोना का कोई कल्पना भी नहीं थी। लेकिन हम चूंकि बजट पूरा करने के बाद एकदम उतरे और हमने फिर फटाफट उस सारे मामले को, बाकियों के अनुभव, विदेश के भी अनुभव और जो इसमें कुछ चीजों को जानते थे उनसे बातचीत करने के बाद सारे काम शुरू किए। कंट्रोल रूम बनाए, हेल्पलाइंस बनाई, अपने प्रोग्राम सारे स्थगित किए और क्या क्या फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को हमने एक्टिव किया कि भी आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। और एक एडवांस प्लानिंग वो सारी हमने उस समय की। उस एडवांस प्लानिंग के बाद धीरे धीरे कोरोना का जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहली जी बात तो ये कि हमने सारे जो टाइमली जो ये सारे विषय कर लिए थे, हमारे यहाँ शुरू में कंट्रोल रहा, बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा और कोई कोरोना के ज्यादा केसेस नहीं आए। पहला हमको जो चेतावनी मिली वो आया जो ये जो तबलीग के लोग थे जी ये बढ़ने शुरू हुए और लगभग 140 लोग तो हमारे यहाँ तबलीग के ही आ गए। उस समय संख्या हमारी लोकल बाकी लोगों की बड़ी कम थी, लेकिन तभी जी तबलीग एक बड़ा सेटबैक लगा। और फिर बाद में जो लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के समय दूसरा चैलेंज आया हमारा मजदूरों का, कि मजदूरों ने एक मन बना लिया कि हमको घर जाना, वापस जाना। हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आ गए, उनके हमने रिलीफ कैंप्स में उनको लेकर के गए। जी एक दूसरा बड़ा चैलेंज ये आ गया हमारे सामने तो ये सर, मैं लॉकडाउन। अभी कितनी संख्या है हरियाणा में जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी? कोविड के पेशेंट आज तो 600 के आसपास हमारे हो गए हैं।
और जी। इस 600 में बड़ी संख्या कोरोना की, ये अपना तबलीग वाली, और दूसरी हमारी बड़ी संख्या दिल्ली के साथ अटैच जो जिले हैं, 4 जिले खास करके, जी। सोनीपत है उसमें, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, फरीदाबाद। इन 4 जिलों की बड़ी संख्या है। कुल मिलाकर के 350 से ऊपर तो इन 4 जिलों की संख्या हो गई है। तो दिल्ली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो सर, एक ये चैलेंज एक बड़ा दिल्ली का बन गया ये। चैलेंज है कि जैसे आपने कहा कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है और हम्म, आपके जिले फरीदाबाद हो, झज्जर हो, आपका गुरुग्राम हो, इधर सोनीपत हो, ये सब जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि आप लोगों का मानना है कि दिल्ली से जो लोग आए उसका एक संक्रमण पर असर पड़ रहा है हरियाणा में, तो आपने सीमाएं सील की हैं दिल्ली की जो है। और क्योंकि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो एनसीआर में रहते हैं और वो दिल्ली में नौकरियां करते हैं, कोई पुलिस में हो या टीचिंग में हो या गवर्नमेंट जॉब में दूसरे हो या पुलिस में हो, और दूसरे जो आजकल इमरजेंसी सर्विसेज है, तो उनके लिए बड़ा एक चैलेंज हो गया कि वो कैसे जाएं। और दिल्ली में क्योंकि सबका अस्थायी निवास नहीं होता और वो निवास आपके राज्य में है, तो उनके लिए ये स्थिति कब इसमें सुधार हो पाएगा? मैंने बताया कि कोरोना को रोकने के लिए जो चैलेंज थे, दिल्ली का बड़ा चैलेंज था। उस बड़े बड़े चैलेंज में हमें वो रोकथाम इसलिए करनी पड़ी कि एक तो सेवाएं देनी है, दूसरा कोरोना कैरियर बन करके कोई आने जाना शुरू कर रहे, कभी कभी तो कोरोना वॉरियर ही कोरोना कैरियर बन जाए, तो हमको उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई नहीं, कोरोना को नहीं आने देंगे, बाकी सारी सुविधाएं हम जितनी है सब दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई कि किसी प्रकार की जी। सहायता चाहिए हम सहायता देंगे, लेकिन कोई वहां से व्यक्ति कोरोना लेकर के आएगा, वो पुलिसकर्मी आएगा या वो हेल्थ वर्कर आएगा, या हमारे जो यहाँ से लोग जाने वाले किसान हैं, सब्जी बेचने जाते हैं, दूध बेचने जाते हैं, वहां से मंडियों में सब्जी लेकर के भी आते हैं, तो ये सारे लोग कोरोना कैरियर जब बनने लगे तो मैंने कहा इसको रोकना है। हाँ, जितने लोग बाहर काम करने जाते हैं तो वो चूज कर लें, या तो वहां रहें, वहां उनके रहने की व्यवस्था में हम सहयोग कर सकते हैं, या फिर छुट्टी जी। लेकर के आए, यहाँ पर घर में आके क्वारंटाइन करके रहें, लेकिन ये डेली आना जाना इसको तो हम रोकेंगे। और इसके बाद हमने एक फैसिलिटी थोड़ी और दी है कि वर्क वीकली पास, ताकि कोई आदमी अगर वहां रहता है 5 दिन, तो वीकली पास लेकर के आए, यहाँ के क्वारंटाइन में रहे, बाद में 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए काम करने के लिए फिर चला जाए। तो ऐसे वीकली पास देने शुरू किए। बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, मानो डिफेंस के सर्विस के लोग हैं, या जी। होम डिपार्टमेंट के लोग हैं, पीएमओ के लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने छूट भी दी है, ताकि कोई काम ऐसे न रुक जाए कि जिसके कारण से कल को कठिनाई आ जाए। और अगर कोई हेल्थ सर्विस के टॉप के डॉक्टर्स हैं, उनको बाई नेम भी हम पास दे रहे हैं। काम हमारा चल रहा है, लेकिन ये डेली सर्विसेज के नाम से अपने फैक्ट्री में जाना है, फैक्ट्री से इधर जाना है, उधर जाना है, उसको लिए हम रोक दिया। हमने कहा जहां आपने फैक्ट्री चलानी है वहां आकर के रहिए, हम रहने की जी। फैसिलिटीज देंगे सारी। तो सारी फैसिलिटी दी है, काम ठीक चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। कोरोना को रोकने के लिए जो भी हमको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करें। तो अभी आपके यहाँ दो दो जिले आपके ग्रीन हैं, दो आपके रेड में है, बाकी ऑरेंज में है। तो हालांकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें कई बार ये बड़ा डायनेमिक सा रहता है इसमें, क्योंकि आपको पता नहीं लगता, जैसे आपने खुद ही अभी बात की है कि कौन कैरियर है, कहाँ लोगों को सिम्टोमेटिक है, किसको दे देगा कोरोना। तो ये चेंजेस भी होते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका हिस्सा ग्रीन और ऑरेंज में है, ये और इसमें आपके लिए की बात है। तो आपको क्वारंटाइन सेंटर्स भी काफी सारे व्यवस्था करनी पड़ी होगी बेड्स की। हमने क्वारंटाइन के लिए लगभग 13-14 हजार बेड्स की व्यवस्था हमने की। उसके अंदर सबका भले उपयोग नहीं हुआ, लेकिन एक इमरजेंसी के लिए हमने उसको रखा हुआ, हमारे पास सारी जी। व्यवस्थाएं हैं। हमने हालांकि सर्वेलेंस में तो लगभग 30 हजार लोगों को सर्वेलेंस में हमने रखा, जो विदेश से आए, उनके संपर्क में आ गए, फिर ये जी। बाकी सारी जो फैक्टर्स हुए, तो इतने लोगों को हमने सर्वेलेंस में भी रखा। उसके अंदर सर्वेलेंस से बाहर हो गए हैं थोड़े लोग, अब 10-12 हजार लोग अंडर सर्वेलेंस अभी भी हैं। लेकिन कोविड की संख्या उतनी ज्यादा लोकल ऐसी नहीं बढ़ पाई है। उसमें से 2 फैक्टर उनके कारण से बढ़ी है, और उन 2 फैक्टर्स में अब तबलीग वाला तो कंट्रोल हो गया है, वो लोग अब कोई जी। नहीं है यहाँ, और सब जो थे वो भी ठीक होके चले गए हैं। दिल्ली वाला चैलेंज अच्छा। अभी है। एक नया चैलेंज और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कहीं नुकसान ना हो जाए, वो है जी। नांदेड़ से जो लोग आए थे, उसमें से भी हाँ। पंजाब में तो बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ा, हमारे यहाँ जी। भी जी। 15-16 केस उसके आ गए हैं। और तीसरा विषय जो बाकी प्रदेशों के लिए खतरनाक हो सकता है, हमारे यहाँ वो कम है, वो ये जो माइग्रेंट लेबर है इधर से उधर जाएगी, तो माइग्रेंट लेबर के कारण से भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ से तो लेबर जाने वाली, बाहर जाने वाली तो है, इनवर्ड बहुत जी। कम है, इसलिए वो खतरा हमारे यहाँ कम रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली थोड़ा कंट्रोल हो जाए, हम इन चीजों को यहीं रोक पाएंगे, ऐसा मुझे लगता जी।
सर ये आपके, क्योंकि एनसीआर में जो सबसे बड़ी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो पूरे हिस्से आपके पास है। फरीदाबाद है, गुड़गांव आपका व्हाइट कॉलर जॉब का सबसे बड़ा, एक तरीके का देश के सबसे बड़े सेंटर्स में से है। आपका सोनीपत है, फिर आपका रोहतक की तरफ इंडस्ट्रीज है, ये सारे इलाकों में मानेसर, ये पूरा जो है एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब आपके पास है। और केंद्र सरकार ने जो होम मिनिस्ट्री ने अपनी जो गाइडलाइन जारी की है उसमें अब ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज में एक्टिविटी के लिए अलाउ कर दिया कि आप कितना मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं, जो शर्तें लगाई हैं उसके साथ शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन अभी जो जैसे कि फरीदाबाद है और ये सब, अभी उस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि क्या बहुत सारी शर्तें ऐसी पड़ी हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। फिर जो इंडस्ट्री के जो लीडर है, जो कंपनी ओनर्स है, वो अभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम ठीक से शुरू कर पाए अभी। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू नहीं की है। मैं आपको आज का ताजा आंकड़ा बताता हूं कि जिस प्रकार जी से हमने उनको अनुमति दी है इंडस्ट्रीज को, क्योंकि डेली मेरे पास जो आंकड़ा आ जाता है आज की तिथि में, जो मेरे पास अभी एक आंकड़ा है, मैं उसको खोल के आपको बता रहा हूं कि 19,626 ये इंडस्ट्री 6 तारीख को खुली थी और 7 तारीख को जी कल 21,831, यानी कुल मिलाकर के 2205 और खुली है। प्रतिदिन इतने खुल रहे हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स जो आज काम कर रहे हैं वो 1 लाख नहीं 12,05,000 ये वर्कर अच्छा इस दिनों में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो हर दिन 1 डेढ़ 2 लाख वर्कर, क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया है कि वो जी इंडस्ट्री अपने आप को पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करती है और उसमें ऑटो उनको परमिशन मिल जाती है। उस परमिशन के बाद 2 या 3 दिन के अंदर एक इंस्पेक्शन होता है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बाकी सब बातों का पालन कर लिया कि नहीं कर लिया। कोई कमियां होती तो उनको बता के आते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन 2000 इंडस्ट्री नई खुल रही है। हाँ, जहां रेड जोन है वहां थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं कि वहां भीड़ ना हो, और जो ग्रीन जोन है वहां वो सारी सावधानियां एक प्रकार से बरतने की आवश्यकता हमको रहती नहीं है। वहां ओपन 100% यानी वर्कर्स के साथ इंडस्ट्री चलाई जा रही है। ऑरेंज में भी जहां थोड़ा ज्यादा भीड़ है, जैसे मानो पानीपत है, पानीपत हमारा एक्सपोर्ट सेंटर है, यानी जी टेक्सटाइल का सेंटर है, एक्सपोर्ट भी होता है। हाँ, वहां थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि बहुत भीड़ अगर होकर के इंडस्ट्री चलने लगेगी तो वो खतरा बढ़ सकता है। तो हर एक स्थान पर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है वो उसको रिव्यू करती है और कितना कितना खोलना है उसको फेजेस में खोल रहे हैं। और एमएचए की गाइडलाइंस भी मोर और लेस यही है। आईटी की इंडस्ट्री में हमने थोड़ा सा चेक लगाया हुआ है कि वहां पर 33% जो हमारे रेड जोन है, वहां जो ऑरेंज जोन है वहां 50%, जहाँ ग्रीन है वहां भी 75%, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग वहां भी बनी रहे। तो ये परसेंटेज के हिसाब से धीरे धीरे हम खोल रहे हैं और जैसी जैसी स्थिति उस एरिया की बनेगी वैसा वैसा खुलना शुरू हो जाएगा। ये खट्टर साहब, एक जो माइग्रेंट लेबर का एक बड़ा चैलेंज है उसमें, और इसमें क्योंकि हरियाणा में बाहर से काफी मजदूर आते हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आओ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत सारी हरियाणा में है, वहां पर बहुत लोग आते हैं। तो ये इनकी वापसी का एक बड़ा देश भर में एक चैलेंज चल रहा है। आप लोगों ने भी उनकी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि श्रमिक ट्रेनें चलाई गई अलग अलग राज्यों के लिए। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आंकड़ा है कि कितने लोगों ने अभी तक हरियाणा में अर्जी दे दी है कि वो अपने गांव और अपने राज्यों को वापस लौटना चाहते हैं? ऐसे हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक एग्रीकल्चर लेबर है जो कटाई जी के लिए यहाँ आती है या मंडियों में आती है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही थी अभी तक। लगभग 60 से 65,000 तो लोग वो हैं जिनको हम पहले चरण में उनको वापस भेजने की व्यवस्था बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश जी के लोगों को बसों से भेजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश के लोगों को आज एक ट्रेन मध्य प्रदेश की गई है, 3 ट्रेन बिहार की जा चुकी हैं, कल भी 4 ट्रेन और जाएंगी। इसलिए लगभग 100 ट्रेन ऐसी हैं जिसमें 1,20,000 लोग, जिसमें शुरू में प्रारंभ में तो एग्रीकल्चर लेबर जाएगी, बाद में इंडस्ट्री के लोग जाएंगे, उसका एक प्लान हमने बना लिया है। बहुत जगह पर पहाड़ी राज्य हैं जैसे उसमें बसों में भी आदान प्रदान हो रहा है। आज जी उत्तराखंड के भी लगभग 2,500 लोग वो यहाँ से बसों के अंदर गए हैं। 2,25,000 लोग लगभग एक हमने ऐप बनाई है जिसके अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। उसमें ज्यादातर लोग इंडस्ट्री वाले लोग हैं। लेकिन चूंकि ये 5-6 दिन पहले ऐप बन गई थी, उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। मैंने उसके बाद अपील की कि उस अपील में लोगों को बताया कि इस प्रकार से छोड़ के जाने से
उनका व्यवसाय खत्म होगा, रोजगार खत्म होगा, और जहां वो जा रहे हैं वहां भी कोई बड़ी अच्छी स्थितियां नहीं है। कोरोना बल्कि जी। ज्यादा प्रभावित है वो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, हमारे से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है बताते हुए कि उस अपील का असर हुआ, और आज मुझे लगता है उसमें से बहुत लोगों ने मन बना लिया कि जब यहाँ इंडस्ट्री खुल गई है, हमारा रोजगार यहाँ पर सुरक्षित है, तो हमको नहीं जाना चाहिए। मेरी कल शाम की रिपोर्ट ये है कि उन सब जी। लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया था, और जब ये ट्रेन में उनको भेजने के लिए कहीं कहीं जो प्रयत्न किए गए कि आप उस शहर में जाने वाले थे, आप आइए, तो उसमें से लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं जाना हमने, अब इंडस्ट्री हमारी खुल गई है, जब इसके बाद जाना होगा तो फिर चले जाएंगे। तो उस तो 2.5 लाख में से या बिल्कुल, 2.25 लाख वो में से, इंडस्ट्री को कोई मजदूरों की किल्लत नहीं होगी, आपका मानना हाँ, है? मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख लोग तो फिर भी जाएंगे, 2.5 लाख, 2.25 लाख नहीं जाएंगे। 1 लाख वो जाएंगे, 50 से 60 हजार जो इंडस्ट्री वाले जाएंगे। ऐसा 3 लाख में से लगभग 1.5 लाख लोग अभी भी जाएंगे, जिसकी हमने मोटे तौर पर जो जानकारी व्यवस्था सब बना रखी है। और जो जाएंगे हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, क्योंकि ऐसा एक अवसर होता है जब वर्ष में जी। हर मजदूर जो होता है वो 10-15 दिन के लिए वो घरों में जाता है, और ये वही जी। दिन होते हैं जाने के लिए। अब चूंकि 1.5 महीना कोई ट्रैफिक उनको मिला नहीं, हर दिन मानो जो जाने वाले लोग थे वो एकदम एक इकट्ठा एक बंच हो गया जाने वालों का। तो जब ये जाएंगे भी सही, तो एक 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इनके आने की मन स्थिति भी बनेगी, ऐसा भी मैं विश्वास करता हूँ। तो इनके भेजने का जो खर्चा है वो आपकी सरकार उठा रही है? हाँ, वो सरकार हम उठा रहे हैं। हमने एक कोरोना रिलीफ फंड का एक संग्रह किया, लोगों से अपील की थी, लगभग 225 करोड़ रुपया जनता ने हमको यहाँ दिया है, और हमने जी। सोचा जी। कि भी इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आएगा। ये लगभग 8-10 करोड़ रुपया इन मजदूरों के भेजने का, ट्रेन का आएगा, वो उसमें से हम वहन करेंगे। तो ये जैसे आपका, क्योंकि इंडस्ट्रियल, अब मैं एक बार इंडस्ट्री की एक बात और करूंगा आपसे कि दुनिया भर में एक चर्चा चल रही है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़ करके अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस रिलोकेट करना चाहती है। हमारी सरकार ने भी उस तरीके का केंद्रीय स्तर पर एक कोशिश की है कि हम अपने देश में अट्रैक्ट करें, क्योंकि हरियाणा एक इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट का एक अट्रैक्शन रहा है, इतना आपके यहाँ विस्तार हुआ है। तो आपको इसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है निवेश की, विदेशी, और कुछ अगर कोई प्रपोजल की तरफ आप लोगों का ध्यान गया है, कुछ संपर्क हुआ है कहीं? देखिए, हमने एक अपनी टीम बनाई है, इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिल करके एक ग्रुप बनाया है। वो इसमें सारी संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। बल्कि पिछले 2 दिन से हमारे अधिकारी विदेशों में जो ऐसे लोग इन्वेस्टर्स हैं, लिस्ट बना करके उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस और भी है, 3 दिन का एक प्रोग्राम बनाया था। इस 3 दिन के प्रोग्राम के बाद एक कुल मिला के उसका जो रिजल्ट निकला है वो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इंडिकेशन यही है कि लोग आने के लिए तैयार हैं। जापान के बहुत लोग, वो अपनी जो चांसेस हैं वो हरियाणा में ही देख रहे हैं, दिल्ली के निकट होने के कारण से, और पहले से भी जापान की इंडस्ट्री बहुत हमारे हरियाणा में है। तो इसलिए जेट्रो जैसे संगठनों ने भी हमको कहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो आने के लिए तैयार हैं। जो छोटी-मोटी सुविधाएं उनको चाहिएगी, हम बैठ के विचार करेंगे। हालांकि पहले हमने अपनी सिस्टम बनाए हुए हैं कि जो जी। मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या-क्या हम दे सकते हैं, वो सारा हमने बनाया है। फिर भी अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई गिव एंड टेक करना पड़ेगा तो हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये जो संकट है, ये जहाँ लोगों को जीवन के लिए एक बड़ी आफत लेकर के आया, उसके साथ में जो व्यक्तिगत आर्थिक सेहत और राज्य सरकार की जो आर्थिक सेहत है, उसके ऊपर में भी इससे प्रतिकूल असर पड़ा है। तो अभी कुछ आप लोगों ने आकलन किया है, इस करीब 2 महीने में जो गतिविधियां बंद रही हैं, वैट का कलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे आपके जो स्टेट के रेवेन्यू है या जीएसटी से जो आना है, इन सब के चलते काफी दिक्कतें हर राज्य के सामने आ रही है, जाहिर सी बात है हरियाणा के सामने भी आई है। तो उसको कोई आकलन किया है, और इसको कोई आपने कोई कार्यदल या टास्क फोर्स बनाया है जो इस नुकसान का आकलन करके और इससे बाहर निकलने का रास्ता बना रहा हो? बिल्कुल ठीक बात है रवियर जी, ये बहुत बड़ा एक संकट, आर्थिक संकट एक आया है। जैसे लोगों पर आया है, हर परिवार पर आया है, गरीब परिवार पर तो बहुत ही ज्यादा आया है, वैसा ही सरकारों पर भी आया है। मैं पहले आपको जी। गरीब परिवारों की बात बता देता हूँ कि ऐसे जो गरीब परिवार जिनकी नौकरी छूट गई, गरीब थे, रिक्शा चालक जिनका काम बंद हो गए, ऐसे लोगों के लिए हमने प्लान बनाया। एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना बनाई। उसके अंदर जी। हमने ऐसे लगभग 12.5 लाख लोगों को उनकी लिस्ट बनी, जिसमें से 3 लाख लोगों का भी उनका सर्वे होकर के चेकिंग होना बाकी है। लेकिन 9.5 लाख लोगों को 4,000 रुपया महीना, ये हमने अब 1 महीने का पैसा उनको दे दिया है। अच्छा। इसी प्रकार जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड,
कोई 3-3.25 लाख लोग थे, उनको भी हमने 5,000 रुपया दे दिया है। फिर बाद में बीपीएल परिवार के जो लोग थे या जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लोग थे, उनका भी ऐसा ही कोई 5-1 लाख लोग वो भी होंगे। ऐसा कुल मिलाकर के ये 12 और 9 और 6 15, 15 और 6 15 और 5 20 लाख, 20 लाख से ऊपर लोगों को हम ये राशि दे चुके हैं। किसी को 4,000 रुपया, किसी को 5,000 रुपया। और जो हमने भोजन और राशन, भोजन के पैकेट बांटे लगभग 2.25 करोड़, और राशन जी, भी ऐसा कोई 1.5 लाख लोगों को ये राशन भी गया है। तो 15 दिन का राशन उनको दिया है। डिस्ट्रेस्ड राशन टोकन, जिन लोगों के पास कोई कार्ड नहीं था या फिर मजदूरी करते थे, बाहर से लोग आए हुए थे, जिनको कोई सरकारी सुविधा मिलती नहीं थी, उन लोगों ने अप्लाई किया, उनको भी डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि उन टोकन से अपना जाके राशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये हमारा संकल्प है और उसमें हम पूरा उतरे हैं। तो इसलिए एक लोगों में संतोष है कि हरियाणा की सरकार ने हमको संभाल लिया है और ये जी, लाखों लोगों को हमने इस नाते संभाला। दूसरा विषय सरकारी। जी, सरकारी जो हमारे आर्थिक स्थिति है वो भी लड़खड़ाई। मार्च और अप्रैल में मैं हिसाब लगाता हूं तो 12,000 करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू कम हुआ। हमारा स्टेट का जी, रेवेन्यू भी कम हुआ, सेंटर का रेवेन्यू जीएसटी जो आता था उसका शेयर वो हमको नहीं आया, जो ग्रांट इन एड मिलती थी वो नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के इन 2 महीनों में हमने उसमें जैसे तैसे करके अपने जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे वो हमने पूरे किए हैं। कमिटेड एक्सपेंसेस हमारा हर महीने में 4,500 करोड़ रुपया ये होता ही होता है। जी, हमारी अपनी स्टेट की ना तो एक्साइज जो हमको आती थी वो आई, ना हमको जीएसटी का पैसा आया, ना वैट का पैसा आया, ना स्टैंप ड्यूटी का पैसा आया। ये सारे पैसे हमारे रुक गए हैं। अब उसको धीरे-धीरे करके एक-एक फील्ड उसमें ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अब सारी शराब की जो बंदी थी वो उसको खोल दिया है हमने, वो ठेके शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि उसमें जो मासिक हमको लगभग 600 से 700 करोड़ रुपया आना है, वो 700 करोड़ रुपया आ जाएगा ऐसा, क्योंकि अब जिस रूप में सारा काम वो चल रहा था उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। उसमें तो बल्कि जी, अभी शॉर्टेज ही है। जितनी ज़रूरत है लोग लाइनें लगाए खड़े उनको मिल नहीं रहा, तो वो पूरा हो जाएगा 600-700 करोड़। हमने रजिस्ट्रियाँ खोल दी हैं, उसमें भी लगभग इतना ही पैसा आता था, ज़्यादा नहीं तो 100-150 करोड़ रुपया उसमें भी इस महीने में आ जाएगा। कुछ जगह पर ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शुरू हो गई है और जो जी, ट्रैफिक शुरू हुआ है, उसमें से वैट भी वो आएगा। हमने उसमें ₹1 डीज़ल का रेट और ₹1 15 पैसे पेट्रोल का रेट ये भी बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर ज़्यादा नहीं तो एक 50% जो रेवेन्यू है उसका वो भी हमारे को आएगा। तो ऐसे जीएसटी व्यापार शुरू होगा तो जीएसटी भी सारा नहीं आएगा कि जितना जीएसटी आता है उतनी कंजम्पशन तो होने वाली नहीं है, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, तो कुछ पोर्शन उसका भी आएगा। और मुझे लगता है केंद्र के लोगों को भी हमने सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हमारा सहयोग करें, तो कोई ना कोई जी। योजना केंद्र की ओर से पैकेज जो बनेगा, वो हर एक स्टेट को मिलेगा और हम अपेक्षा करते हैं वो भी हमको मिलेगा। और इसमें जो कमिटेड एक्सपेंसेस वो सब करने के बाद पहले महीने में हमें 5,000 करोड़ रुपया ब्याज पर लेना पड़ा, यानी डेट लेना पड़ा, और इस हाँ, महीने में भी 2,000 करोड़ रुपया हम लेंगे, बाकी सारा हमारा पूरा होगा। अगले महीनों में भी अगर सेंटर की ओर से हमको पैकेज मिल जाता है, तो कुछ गतिविधियां और आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी 4,500 कमिटेड एक्सपेंसेस के अलावा जो विकास के काम है वो सारे प्राय बंद पड़े हैं। अब जी। उनको भी हम शुरू करेंगे, उसका पैसा अतिरिक्त हमको चाहिए, हर एक विभाग का चाहिए, तो वो सारे काम उसमें शुरू होंगे, लेकिन करते-करते भी कुछ महीने लग जाएँगे इसको ठीक होने में, मेरा विश्वास हम ठीक कर लेंगे। तो ये संतुलन बनाने के लिए 2 उपाय होते हैं। एक तो आप नए रिसोर्सेज़ जनरेट करने का रास्ता बनाएँ, जो आपने थोड़ा वैट बढ़ाया है और कुछ मंडी सेस में भी कुछ लगाया है और कुछ खर्चे घटाएँ। मितव्ययिता का एक तरीका होता है सरकार जो इस तरीके से करती है ऑस्टेरिटी मेजर। उसमें हमने एक तो भर्तियाँ 1 साल के लिए बंद कर दी और और कौन से ऐसे खर्चे घटाए, कुछ खरीदारी शायद सरकार में बंद कर दी, नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, वो सब नहीं करेंगे। तो उससे कितना फ़ायदा मिल पाएगा? बट एक सब इसमें ये भी होता है कि ज़्यादा टैक्स बढ़ाने से क महँगाई भी बढ़ जाती है। देखिए, पहली बात तो कि टैक्स हमने कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। जी, हमने अगर पेट्रोल डीज़ल पर किया तो ₹1 लीटर किया है, और ₹1 जी, लीटर का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने कुछ समय पहले जब ज़्यादा महँगाई हो गई थी, तो ₹5 लीटर, जिसमें ₹2.5 सेंटर ने कम किया था, ₹2.5 हमने कम किया था, और जी, हमारे जी। पड़ोस के राज्यों ने तो और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी हमारा कम से कम बढ़ा है। हाँ, दिल्ली में पंजाब तो ने ₹2 ₹7 बढ़ा बढ़ाए दिया, गए हैं दिल्ली डीज़ल ₹7 के डीज़ल ऊपर। बढ़ा दिया, राजस्थान ने जी, ₹3.5 बढ़ा दिया, पंजाब ने जी, ₹2 बढ़ा दिया। तो इसलिए वो हमारा तो कम से कम बढ़ा है, और चूंकि पहले काफी कम हो गया था, इसलिए ₹1 बढ़ने से उसका कोई असर
कुछ नहीं पड़ेगा। जहां तक सब्जी मंडी की फीस बढ़ाई है, सब्जी मंडी का बहुत छोटा पोर्शन है और वो जी, हमें लगता है कुल मिलाकर के प्रदेश को उसका 40 करोड़ रुपया ही फायदा होने वाला है और 40 करोड़ रुपया तो सब्जी मंडियों के विस्तार में वो हम लगाएंगे, उसका कहीं उपयोग हम नहीं करने वाले हैं। इसलिए ये कोई एक हमने बसों का किराया बढ़ाया है 15 जी, पैसे प्रति लीटर, 15 पैसे प्रति किलोमीटर, क्योंकि कहीं भी पूरे यानी आसपास के प्रांतों में हमारा रेट सबसे पहले उस समय भी था, आज भी कम है। आज भी 1 रुपया 5 पैसे हमारे बराबर उत्तर प्रदेश का है, इसके ज्यादा राजस्थान इससे ज्यादा है, पंजाब 1 रुपया 15 पैसे है, तो हमारे से रेट आज भी सबके ज्यादा है। हम 15 पैसे जी, बढ़ाने के बाद भी सबसे कम है, इसलिए उसका भी बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो भी एक आम नागरिक को अगर 100 किलोमीटर वो चलता है तो उसको 5 रुपया ज्यादा देना पड़ता है, इतना बड़ा विषय नहीं है जिसमें से जनता को कोई महंगाई का विषय आए। और ये बहुत सामान्य नागरिक जो होता है वो 100 किलोमीटर नहीं चलता है, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होता है वही 100 किलोमीटर चलता है। तो इसलिए हमारे जो बढ़ाए हुए पैसे वो किसी के ऊपर असर डालेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, खर्चे हमने कम किए हैं। हमने जैसे जी, गाड़ियां खरीदने की बात की है, कम की है, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसी के साथ हमारे मंत्रिमंडल का जो खर्चा है वो हमने कम किया है। हमारे जो डीक्यू का पैसा, डिस्क्रिशनरी कोटा 51 करोड़ रुपया वो छोड़ दिया है। तो ऐसे खर्चे चेयरमैन को हम आगे इस दिसंबर तक कोई चेयरमैन हम नया नहीं लगाएंगे, जो पहले वाले भी उनकी टर्म एक्सपायर होगी तो एक्सटेंशन उनको नहीं देंगे। तो जी, छोटे-छोटे खर्चे कम कर रहे हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट खर्चों का कम होने वाला ऐसा नहीं है। इसलिए चाहे इनकम है वो भी थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी है। अब अपने शराब के ऊपर भी कोरोना एक कर लगाया है, कोरोना का सेस लगाया है। उसमें से भी लगभग एक 300 करोड़ रुपए के लगभग मिलेगा। तो ऐसे सब मिलाकर के सैकड़ों करोड़ रुपए का विषय है, इससे काम पूरा होने वाला नहीं है। ये तो हमें कोई ना कोई या तो पटरी पर दोबारा से गाड़ी आए सारी और या सेंटर की ओर से पैसा मिलेगा, वो धीरे-धीरे चीजें आगे बढ़ जाएँ। तो एक साहब हरियाणा इंडस्ट्री अपनी जगह है, लेकिन हरियाणा एग्रीकल्चर में भी बहुत प्रधानता हरियाणा की है और आप लोग सेंट्रल पूल में सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट करते हैं गेहूं का। ये बहुत बड़ा पीक सीजन अभी चल रहा था, गेहूं की कटाई होनी थी, मंडियों में खरीदारी होनी थी, सरकारी खरीद थोड़ा लेट शुरू हुई इस बार क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। तो उस मोर्चे पर क्या स्थिति है और कितनी आप अपना काम कर पा रहे हैं, जो आप जो होना चाहिए था इन दिनों में, उसमें कैसा लक्ष्य हासिल कर पा रहे हैं? हरवीर जी, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात एक ये है जो शायद जिसको अभी तक किसी ने कहा नहीं है, जिसको मैं आज पहली बार कह रहा हूं आपके सामने, जी, कि इस प्रकार के संकट में प्राय हर यानी सेक्टर पर, हर काम पर असर पड़ा है। यानी देखें तो अगर हमारी सर्विसेज है, आईटी को छोड़ करके सब सर्विसेज ठप हो गई, चाहे जी, एविएशन है, चाहे टूरिज्म है, चाहे सर्विसेज का तो बुरा हाल हुआ। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं, इंडस्ट्री, वो भी 2 महीने तो ठप रहा। अब 2 महीने के बाद धीरे धीरे चीजों की उपयोगिता है, एसेंशियल आइटम्स है, वो बननी शुरू होंगी, वो मार्केट में आएंगी। उसका भी मैं समझता हूँ कि 50-50 कह सकते हैं कि उसका भी असर इंडस्ट्री पर पड़ा है, लेबर पर पड़ा है, उसको एक सेटबैक लगा है। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को कहूं, तो कम से कम उस पर कोरोना का वैसा कोई असर नहीं है। इस बार भी अगर मैं यानी गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट हमारी हो रही है, हमारा जी, अनुमान उसमें है कि 16,000 करोड़ रुपया मार्केट में इन्फ्यूज उसका होगा, खरीदी जाएगी, पैसा जाएगा। सरसों का 6,000 करोड़ रुपया जाएगा, गन्ने का 2,000 करोड़ रुपया जाएगा। तो ऐसा सब मिला करके साल भर में यानी हरियाणा में 45,000 करोड़ रुपया ये कृषि का जाना ही जाना है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारे कृषि सेक्टर पर उस प्रकार का कोरोना का असर नहीं जाने वाला। हाँ, थोड़ी कठिनाइयां आएंगी। वो कठिनाइयां जी, जैसे मंडी की कठिनाई आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है तो हमारे पास 500 मंडियां थी, हमने उसको 1800 मंडियां की, फैलाव किया। कुछ आड़तियों जी, को तकलीफ हुई, कोई किसानों को तकलीफ हुई। बीच में वर्षा आ गई, उस वर्षा के कारण से कहीं भीग गई, भीगने के बाद उसमें भी सुखा करके और मॉइस्चर कम करके उसको प्रोक्योर किया जाए, ये कठिनाई। मजदूरों की कठिनाई मंडी में भी आई है। तो ये कठिनाइयां, टीथिंग प्रॉब्लम जिसको मैं कह सकता हूँ, ये सब आई है। लेकिन हम इस सारे सिस्टम को, चाहे सरसों हो चाहे गेहूं हो, बहुत बढ़िया ढंग से हमारे सिस्टम ने हमने प्रोक्योर किया है। अभी तक जो हमारा हरियाणा का अपना गेहूं है, लगभग जी, 70 लाख मीट्रिक टन, कोई 65 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है। अभी तक 55 लाख मीट्रिक टन आ चुका है। 4 दिन के जी, बाद, 5 दिन के बाद गेहूं जितना हरियाणा प्रदेश का है वो सारे का सारा हमारा मंडियों में आ जाएगा। सरसों भी ऐसे ही कोई लगभग 6 साढ़े 6 लाख मीट्रिक टन हमारी खरीदी जानी है।
4.5 लाख मीट्रिक टन वो आ चुका है। 2 लाख मीट्रिक टन बाकी है, उसमें 8 दिन 10 दिन लग सकते हैं। हाँ, एक विषय जो पहले हमेशा होता था, जिसको हम बहुत ज्यादा चेक नहीं कर पाते थे, जी। वो होता था कि आसपास के प्रांतों में गेहूं और सरसों ये बहुत मात्रा में हाँ। आती थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, सरसों राजस्थान से है। इस बार वो हमने चेक किया है। संयोग से यानी स्टेट बॉर्डर्स वो किन्हीं भी कारणों से टाइट हुए हैं, वो चेक किए हुए हैं। पूरा उसमें आना जाना बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक जो जी। पोर्टल बनाया, उस पोर्टल में किसानों की फसल को रजिस्टर किया। हर एक किसान की रजिस्टर है फसल, चाहे वो सरसों है, चाहे गेहूं है, चाहे गन्ना है, चाहे कोई भी फसल है। उसके हिसाब से अभी हम उनको बुलाते हैं, उसकी सारा जो किसानों को वो करके और तब बुलाया जाता है। और जो जी। बुलाए जाते हैं वही आते हैं। बाहर के किसान अभी नहीं आ रहे हैं। हमारे अपने हरियाणा के किसान की फसल पूरी प्रोक्योर करने के बाद फिर हम सोचेंगे, अगर बाहर से गेहूं आने की कोई आवश्यकता बनती है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई इसलिए नहीं होगी कि एफसीआई ने उसको प्रोक्योर करना है। हमारा उसमें पैसा भी नहीं लगना है, हमारा उसमें कोई रोल भी नहीं है, इसलिए वो बेशक आए। सरसों को नहीं आने देंगे। सरसों इसलिए जी। नहीं आने देंगे कि सरसों स्टेट खुद खरीदती है, और खरीदने के बाद हमको 4 महीने के बाद मार्केट में जाके बेचना पड़ता है, घाटे से हाँ। बिकती है। तो हम राजस्थान के किसान की पूरे पैसे में लेकर और 3 महीने बाद उसके घाटे में हम हरियाणा सरकार उसका घाटा खाए, ये कोई औचित्य नहीं है। हम हरियाणा के किसान के गेहूं तो यानी सरसों तो एक एक दाना खरीदेंगे, उसके लिए चाहे हमको घाटा भी खाना पड़ता है तो खाएंगे, लेकिन दूसरे प्रांत के किसी भी किसान के लिए हम घाटा नहीं खाएंगे, ये हमने पहले से बता रखा है। देखिए, यही सवाल मैं आपसे कर रहा था, क्योंकि आपके यहाँ सरकारी खरीद की व्यवस्था अच्छी है और आपके जो पड़ोसी प्रांत है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं तो इधर से आता हूँ और जानता हूँ बचपन से ही, वो काफी सारा गेहूं हरियाणा में ले जाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खरीद की उतनी पुख्ता व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे किसान इस बार, क्योंकि आपने एसएमएस सिस्टम लागू कर दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कर दिया, लेकिन ये अच्छा है कि आपने जो बाद में बात कही कि जब हरियाणा के किसानों का खरीदारी हो जाएगी, तो उस वक्त आप कुछ डील देंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार का खर्चा है, उनके पास जाएगा और किसानों को राहत मिल पाएगी। ये तो एक और अच्छी बात हमें है। हमें उसमें से 4% मिलेगा, मार्केट फीस जी हाँ। मिलेगी, जेब का 4% का पैसा हमको मिलेगा। जी। बट ये इधर ये जो फल सब्जी वाले जो किसान है, इनके लिए कुछ अलग से कुछ राहत का कुछ व्यवस्था की है आप लोगों ने? हमने उनको थोड़ी। एक स्कीम, हाँ एक स्कीम बनाई है, भावांतर भरपाई योजना। और जी। वो खास करके सब्जी वालों के लिए है, क्योंकि सब्जी के रेट्स में अनिश्चितता बहुत होती है। ऊपर जी। जाते हैं तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, नीचे आते हैं तो बहुत नीचे आ जाते हैं। पेरिशेबल आइटम है, तो जब कभी ऊपर जाते हैं उसमें हमें समस्या नहीं होती, लेकिन जब रेट बहुत कम होते हैं उस समय हम उनको जो उनकी लागत मूल्य है, लागत से जितना घाटा होता है, वो एक सिस्टम बनाया हमने मंडियों का, उसमें एवरेज जी। मंडी जो रेट होता है वो अंतर हम हर एक सब्जी के किसान को देते हैं। और ये एक साल हमारा 8-10 करोड़ रुपया गया था, दूसरे साल में बिल्कुल नहीं गया। इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं, जिनकी जी। सब्जी की फसल वो सस्ती बिक रही है, और मंडियों में अगर वो बेचते हैं तो उस घाटे को देंगे। सर, ये पूरा जो हम दुनिया जिस तरह की बन गई है, अभी जो संकट आया है, इसमें एजुकेशन पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ा, और हमारे जो बड़ी तादाद में जो छात्र हैं, जो स्कूली शिक्षा पूरी करके ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन का, उन सब के लिए एक बड़ी दिक्कत होके आई, क्योंकि यही वो टाइम था जब दाखिले होते हैं, इवन स्कूलों में भी जब दाखिले होते हैं। तो ये एजुकेशन को लेकर के जो दिक्कत है, उससे कैसे पार पाया, और क्या रास्ता बनेगा आने वाले दिनों में कि बच्चों का जो ये शैक्षणिक क्षेत्र है, ये बर्बाद ना हो, और वो जो उनका जो शिक्षा का जो स्तर है वो बना रहे, साथ में वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस प्रॉपर कर पाए। हरवीर जी, वैसे तो लाइफस्टाइल पूरा ही चेंज हो रहा है, और उस जी। लाइफस्टाइल चेंज होने में सबसे अधिक अगर कोई सिस्टम चेंज होगा तो वो शिक्षा विभाग का होगा। क्योंकि जी। शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है उसमें लोगों का इकट्ठा होना, एक जगह पर आना, शिक्षा प्राप्त करना। अब एक जगह इकट्ठा होना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे असर उनके ऊपर जाने वाला है, और जी। रेगुलर एक एक्टिविटी है ये बंद हो गई है। इसके कारण से हमने उसको ऑनलाइन शिक्षा के प्रावधान कुछ तो कर लिए हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में है। उसमें हमारा जो एजुसेट सिस्टम था स्कूलों में एजुकेशन देने का, उसको जी। चैनल्स के साथ जोड़ करके घर बैठे हुए बच्चे को उसकी क्लास, जो भी क्लास का टाइम उसका तय होता है, उस क्लास में उसको बताया जाता है, अपने घर में बैठ करके उसको
पढ़ाई जो अध्यापक कराता है उसको वो करता है। ऐसे ही हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके और वो ऑनलाइन डाल दिए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति एक जैसे ई लाइब्रेरी होती है, इस प्रकार से उस ई लाइब्रेरी के सिस्टम से विषय अनुसार उसको उस लेक्चर को सुनने का एक मौका मिलेगा। लगभग कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए या प्रोफेशनल क्लासेस के लिए 4000 लेक्चर्स ये भी पिछले दिनों में हमने यानी डाउनलोड करा दिए हैं, अब अपलोड कर दिए हैं। व्यक्ति वो डाउनलोड करेगा, उसको सुनेगा और अपना उसकी तैयारी करेगा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सिस्टम हम बना रहे हैं जिसके अंदर उनको ऑनलाइन पढ़ाई ये उसकी व्यवस्था मिल जाए। हमारे जो हायर एजुकेशन की काउंसिल है, हायर एजुकेशन काउंसिल के जिम्मे हमने लगाया है कि जल्दी से कोई इसका प्रारूप लाइए, ताकि अभी वहां तो एग्जाम भी नहीं हुए, एग्जामिनेशन का भी सिस्टम निकालना पड़ेगा और नई क्लासेस को शुरू करके पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी तो सेमेस्टर सिस्टम था, उसको किस ढंग से परिवर्तन करते हैं, सेमेस्टर का रिकमेंडेशन करेंगे या एनुअल की करेंगे, वो अभी रिपोर्ट बना करके हमको दे रहे हैं और बहुत जल्दी रिपोर्ट जो देंगे फिर यहाँ जो शिक्षा के जानकार लोग हैं उनको हम बैठाएंगे, बैठा करके उसमें जो कुछ निर्णय करना होगा हम करेंगे। लेकिन किसी भी विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र खराब नहीं होने देंगे, ये हमारी ओर से हम वादा करते हैं। उनको परीक्षा के सिस्टम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है प्रैक्टिकल की बजाय ज्यादा उसका व्यवहारिक ज्ञान है वही उसी के आधार पर उसको इस बार पास करना पड़ेगा। अब हमेशा हमेशा तो ऐसा कोरोना रहना नहीं है, ये वर्ष है, जी इसमें थोड़ा अदर-बदर करके भी अगर उसका मूल्यांकन करके उसको अगले सत्र में पढ़ाई का अवसर देंगे, तो दे ही देंगे वो। सर, एक पॉलिटिकल सवाल मैं कर लूं, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा अब आपकी सरकार को हो गए। सामान्य दिन होते तो बहुत आपसे मिलके और इस पे और बड़ी गंभीर बात होती और आप लोग भी अपने अचीवमेंट्स लेकर के आते। अभी आजकल थोड़ा समय अलग है। तो एक तो ये पिछली सरकार आपकी और ये अभी की सरकार को किस तरह आप अलग थोड़ा फील कर रहे थे दिनों में, क्योंकि ये थोड़ा गठबंधन की सरकार भी है। पिछली बार आपकी अपनी खुद की पार्टी के अकेले सरकार थी, तो ये और तो इसको कैसे आप महसूस कर रहे हैं इस कार्यकाल में? हरवीर जी, मुझे कम से कम ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं लग रहा है। न पिछली बार की सरकार के वर्किंग में जैसा था उसी प्रकार की वर्किंग इस बार की थी। बल्कि चूंकि पिछली बार के हमारे जो अनुभव हैं, उनका उपयोग हम शुरू-शुरू में जब सरकार बनी थी उस समय हम नहीं उठा पाए थे, हमारे पास कोई अनुभव था नहीं। हालाँकि जी हमारे जो विपक्ष के लोग कहते थे ये अनुभवहीन लोगों की सरकार है, हम स्वीकार करते थे कि हाँ, हमारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि अनुभव कई तरह के होते हैं, उस प्रकार के जो अनुभव वो पुराने होने के नाते जैसा अपने सिस्टम को चलाते थे, वो सिस्टम हम नहीं चलाएँगे। हम तो जनहित की सरकार, जन पारदर्शी सरकार, बिना किसी भेदभाव के चलने वाली सरकार, ये चलाएँगे। ये हमने संकल्प हमारा पहले का था। शुरू हमने लगभग पिछले सत्र में 1 साल बाद शुरू कर दिया था और उसके कई प्रमाण हैं, चाहे वो नौकरियों का, चाहे चाहे वो बदलियों का है, चाहे वो जी सीएलयूज़ का है, चाहे कितने ही प्रकार की जो जनता को अपेक्षा होती है सरकार से, वो सब हमने देने का काम किया, जैसा हम पिछली बार कर रहे थे। इस बार भी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, इस बार कोरोना के इस समय में 2 महीने में एक जो बड़ा लाभ हुआ है, हमारे जी आईटी के प्रोजेक्ट्स बहुत रुके हुए थे। तो जो आईटी के अच्छा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो सर्विसेज देनी थी, वो हमने अब देनी शुरू की हैं और सरकार से सीधा भेजते हैं, नीचे डाउन द लाइन बिल्कुल लास्ट आदमी अंत अंत का जो व्यक्ति है उसको वो पहुंचता है। चाहे हमने ₹1000 महीना देने की बात शुरू की, चाहे हमने ₹4000 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में देने की बात शुरू की, जी केंद्र ने ₹500 जो जनधन अकाउंट में वो देना शुरू किया, जिसके अंदर ये जो ये आपका गैस सिलेंडर का जो सारा विषय किया, वो किया तो वो भी ऑनलाइन सब शुरू हो गया और ये सारी गरीब आदमी को चीज देने का जो काम ऑनलाइन शुरू कर दिया है। ई गवर्नेंस का बढ़िया से बढ़िया ये समय है, इसको कुछ जगह पर हमने लागू किया है और वैसे तो कोरोना से जल्दी हमको बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर कहीं और 1-2 महीना ये चल गया तो हमारे बचे हुए काम इसको तो और ज्यादा पूरा कर डालेंगे। आपको पूरी परिस्थितियों में क्या लगता है कब तक जीवन और जो सामान्य कामकाज है वो पटरी पर आ जाएगा? और आपने जो लक्ष्य तय किए थे उसमें कहाँ तक पहुँच गए हैं वैसे? मनवीर जी, एक अनिश्चितता है। इस जी अनिश्चितता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर कोरोना से बाहर निकल आए, लॉकडाउन समाप्त हुआ, सामान्य जीवन सामान्य पटरी पर आ गया, तो और प्रकार से सिस्टम शुरू हो जाएगा और अगर नहीं आया, तो पटरी पर लाने के लिए हम और प्रकार के जो प्रयत्न करेंगे, उन प्रयत्नों में समय लग जाएगा, लेकिन एक जिसको कहना चाहिए लाइफ़स्टाइल चेंज लोगों को भी करना पड़ेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि चेंज सिस्टम में उनको डिलीवरी ठीक से दे सकें।
अब वो अलग अलग प्रकार से किस दिशा में आगे जाता है मामला। अब एक दिशा ये है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं। एक ऐसी दिशा भी है, लोग जो हमको डरा रहे हैं कि जी 15 अगस्त के दिन 2.5 करोड़ लोग जो है वो कोरोना के इस देश में और प्रभावित हो जाएंगे। अब किस दिशा में जाएगा मामला, इस समय तक हम ऐसा बिल्कुल इसको एक किसी भी दिशा कोई भी नहीं कह पा रहा। यानी जी मैं जी। हूं ऐसा नहीं, बाकी लोग भी अगर हाँ आपसे भी पूछेंगे तो आप भी इसको क्या बता पाएंगे कि किधर जाएंगे, हम ठीक होने की तरफ जा रहे हैं या स्थितियां खराब होने की तरफ जा रही हैं? कोई है उत्तर तो आपको बताइए। उम्मीद है कि ये जो अभी 17 मई के बाद और काफी कुछ रहा तो ढील मिलेगी सामान्य जीवन के लिए? ढील तो अभी लॉकडाउन के समय अभी भी मिली है। आखिर तीसरा जो लॉकडाउन का अवसर है, इसमें बहुत ढील जी मिली है। लेकिन ढील मिलने के बाद भी मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग का आज भी है। आज हम बाहर घूम के आते हैं, गाड़ी में चले जाएंगे, बाजार भी जी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, अपना काम करेंगे। फिर भी इंडस्ट्री खुल गई है, ऑफिस खुल गए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर इस सोशल डिस्टेंसिंग कारण से आगे इसी प्रकार का लॉकडाउन और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा एकदम खुलेगा तब जब हमारी ये जो ग्राफ है हमारा यानी जी फ्लैट होने की बजाय नीचे की तरफ अगर आ जाएगा कोरोना पॉजिटिव केसेस का, तब तो एकदम खुलेगा। और अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता, ग्राफ बढ़ता रहता है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी और चीजें खुलेंगी भी सही। उसमें कुछ सिस्टम जो मुझे लग रहा है वो यही है कि हम इसके संक्रमण का जो गति है उसको जी। कैसे रोकें और अपने लाइफस्टाइल को कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें से कुछ रास्ते निकलते रहेंगे। तो विराम लेता है खट्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इन तमाम सारे मसलों पे हमारे जो सवाल थे उनका जवाब दिया और अपना जो बहुमूल्य टाइम है, इस वक्त आपके बहुत ही समय की जो है बहुत कमी है, उसमें से इतना समय हमारे लिए निकाला। उम्मीद है आगे भी हमारा और आपका इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो जारी रहेंगी और आपका समय हमें मिलता रहेगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने धन्यवाद। दर्शकों को मनोहर लाल खट्टर जी, धन्यवाद। मुख्यमंत्री धन्यवाद। हरियाणा, हमारे साथ थे। देखते रहिए।